हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, हम लोगों की तीसरी क्लास होने वाली है। हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं बेहतरीन बिहार लैब टेक्नीशियन के लिए। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 2 क्लासेस में आप लोगों ने बहुत ही शानदार प्यार दिखाया। ये तीसरी क्लास है। ऐसे ही हम लोग क्लास करते जाएंगे। डेली क्लास आपकी शाम को 9 बजे होगी, याद रखिएगा। चैनल आप लोग सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, DMLT मनीष भाई पटेल, आपको चैनल मिल जाएगा। उसको सब्सक्राइब करके रखिए, डेली आपकी क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास से। आफ्टर बर्थ ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन, जन्म के बाद रक्त कोशिकाएं बनती हैं। आपको बताना है जन्म के बाद रक्त कोशिकाएं कहां बनती हैं। ऑप्शन ए है लीवर में बनती हैं, स्प्लीन में बनती हैं, या रेड बोन मैरो में बनती हैं, या फिर येलो बोन मैरो में बनती हैं। यकृत में बनती है, स्प्लीन में बनती है यानी तिल्ली में बनती है, लाल अस्थि मज्जा में बनती है, या येलो बोन मैरो में बनती है। आपको ये बताना है। तो हम आपको बता दें, देखो, जब हम लोग इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होते हैं, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ का मतलब मम्मी के पेट में होते हैं, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होते हैं, तो बात की जाए 0 से 3 मंथ, 0 से 2 या 3 मंथ की बात करें तो 2 मंथ की बात करें तो हम लोगों में जो ब्लड सेल्स हैं वो कहां बनेंगी? ये बनती हैं यॉर्क सैक में, यॉर्क सैक में प्रोड्यूस होती हैं। फिर उसके बाद बात करें 3 से 5 मंथ, 3 to 5 मंथ, रेड सेल किसके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं? तब ये हमारा बनता है लीवर और स्प्लीन। कहां? लीवर एंड स्प्लीन में बनती हैं। देन उसके बाद में आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर 5 मंथ टिल डेथ, मृत्यु तक, ये कहां बनती हैं? तब ये हमारी बनती हैं रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में। कहां बनती हैं? रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। ठीक है, समझ गए। अब ये रेड बोन मैरो मतलब जो आपकी बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, देखिएगा, जो आपकी लॉन्ग बोन है, जैसे ये हो गई, मान लो ये पैर की आपकी लॉन्ग बोन हो गई, ठीक। यहीं पर क्या होता है, यहीं पर जो है, ऐसे यहीं पर क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट रेड सेल प्रोडक्शन, ठीक है, इज सिक्रीटेड बाय, जो एक इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट रेड सेल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता है आरबीसी के, इज सिक्रीटेड बाय, किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? ऑप्शन है एक किडनी के द्वारा, दूसरा है लीवर के द्वारा, तीसरा है स्प्लीन, चौथा है बोन मैरो। ठीक है भैया, अब आप लोग हमें बताइएगा, जो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन है, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है, वो किसके द्वारा स्रावित होता है? दूसरी क्लास में हम आपको बता चुके हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए, यहां पर ऑप्शन आप लोग समझ रहे होंगे किसके द्वारा बनता है। देखिए, हमारी जो होती है ये किडनी, ठीक है, ये हमारी होती है किडनी, और किडनी क्या प्रोड्यूस करती है? किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन इसका नाम होता है। और ये इरेथ्रोपोइटिन क्या करता है? ये इरेथ्रोपोइटिन, अभी जो हमने बताया कि हमारी ये लॉन्ग बोन्स हो गई, और इन लॉन्ग बोन में ये बोन मैरो होता है। इन्हीं बोन मैरो में क्या होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, सेल्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो ये क्या करता है? इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है? इस आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। क्या करता है? आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक। तो कहां बनता है? ये जो है किडनी में बनता है, ठीक। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इरेथ्रोपोइटिन इज इन नेचर, जो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है उसका क्या नेचर होता है? लाइपोप्रोटीन होता है, कॉन्जुगेट प्रोटीन होता है, इसमें से कोई नहीं होता है, या ग्लाइकोप्रोटीन होता है? तो हम आपको बताएं, जो इरेथ्रोपोइटिन होता है वो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का
होता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच निडल इज यूज फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन, कौन सी निडल का प्रयोग किया जाता है बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए, किस निडल का प्रयोग करते हैं अस्थि मज्जा बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए, ठीक है। आपने हिमेटोलॉजी में क्या देखा होगा, निडिल होती हैं जिनसे क्या किया जाता है, बोन मैरो किया जाता है, बोन मैरो एस्पिरेशन किया जाता है कि बोन जहां पर बोन मैरो होती है वहां से कुछ बोन मैरो से सैंपल लिया जाता है और चेक किया जाता है जो हमारी ब्लड से रिलेटेड डिजीज होती है उनके लिए। तो पहली है निडिल सलाहा निडिल, दूसरी है जेमसीदी निडिल, तीसरी है विम सिल्वरमैन्स निडिल, चौथी है ट्रू कट बायोप्सी निडिल। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी निडिल का प्रयोग बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब आपको बता दें जो बोन मैरो एस्पिरेशन होता है उसके लिए जो कॉमन यूज करते हैं वो करते हैं स्लाहा निडिल, कौन सी करते हैं, स्लाहा निडिल करते हैं। दूसरी होती है जेमसीडी निडिल, ये क्या करते हैं, इसमें जब बोन मैरो बायोप्सी के लिए सैंपल लेना होता है तो जेमसीडी निडिल का प्रयोग करते हैं बोन मैरो बायोप्सी के लिए। ठीक है, बोन मैरो बायोप्सी के लिए करते हैं। ट्रू कट बायोप्सी निडिल के लिए, ट्रू कट बायोप्सी निडिल किस में प्रयोग करती है, जैसे किसी टिश्यू से सैंपल लेना है, ठीक है, टिश्यू, टिश्यू से जो सैंपल लिया जाता है, ठीक है, उसमें ट्रू कट बायोप्सी निडिल का प्रयोग कर लेते हैं। फिर आती है विम सिल्वरमैन निडिल, विम सिल्वरमैन निडिल, तो इसका प्रयोग विम सिल्वरमैन निडिल इसका प्रयोग करते हैं लीवर के लिए, ठीक है, लीवर के लिए, और जैसे अदर आर्गन हो गए और बोन मैरो में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, और बोन मैरो के लिए भी इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच मेथड इज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट आयरन इन द बोन मैरो एस्पिरेशन। ऑप्शन है आपके सामने मेथिल वायलेट स्टेन, वान कोसा स्टेन, पल्स स्टेन, रेटिकुलिन स्टेन। देखो विच मेथड नहीं, विच स्टेन इज यूज, ठीक है, विच स्टेन इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट आयरन इन द बोन मैरो एस्पिरेशन। आपको बताना है कि कौन सा जो है इनमें से स्टेन किया जाता है अगर बोन मैरो एस्पिरेशन में आपको पता लगाना है कि आयरन है तो कौन सा करते हैं। तो देखो इसमें किया जाता है पल्स स्टेन, कौन सा, पल्स स्टेन करते हैं, इसको एक और नाम देते हैं पल्स पर्शियन ब्लू स्टेन, ठीक है, पल्स पर्शियन ब्लू स्टेन, पल्स पर्शियन ब्लू स्टेन, इसको एक और नाम भी देते हैं, ये भी बोलते हैं इसको पल्स पर्शियन ब्लू स्टेन, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा स्टेन करते हैं, इसके लिए करते हैं पल्स पर्शियन ब्लू स्टेन। और जो आप लोग हमें ये चीज बताइएगा जो हम आयरन होता है बॉडी में वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, हमारी बॉडी में आयरन किस फॉर्म में स्टोर रहता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको लगाना रहेगा फेरेटिन, किसमें, फेरेटिन, स्टोर इन आवर बॉडी, ठीक, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द डायग्नोस्टिक इंडिकेशन ऑफ बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी इज, मतलब जो बोन मैरो बायोप्सी होती है तो द डायग्नोस्टिक इंडिकेशन ऑफ बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी इज, मेगाब्लास्टिक एनीमिया में करेंगे, ए प्लास्टिक एनीमिया में करेंगे, गाउचर्स डिजीज में करेंगे या फिर मल्टीपल माइलोमा में करेंगे। ये चार आपके सामने कंडीशन दी हुई है, इसमें से आपको बताना है कि बोन मैरो बायोप्सी किस में करेंगे, ठीक है। तो बोन मैरो भाई मेरे बायोप्सी की जाती है ए प्लास्टिक एनीमिया में, ए प्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो बायोप्सी की जाती है। देखो ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया में होता है, ये हमारी हो गई लॉन्ग बोन, इसके अंदर हमने बताया क्या होता है, इसमें होती बोन मैरो, ठीक। ये जब हमारी बोन मैरो इनफ मात्रा में आरबीसी प्रोड्यूस न कर पा रही हो, ठीक, ठीक, इनफ मात्रा में आरबीसी प्रोड्यूस ना कर पा रही हो तब होती है ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अब ये बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी क्या है, आप बताइए बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी क्या है, क्या करते हैं इसमें बायोप्सी में, बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी में करते क्या है, लेते क्या है। देखो बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी में होता ये है कि ए स्मॉल पीस ऑफ, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं बोन मैरो टिश्यू, एक्सट्रैक्टेड, ठीक है,
मतलब ये है, जब बोन मैरो बायोप्सी आपने देखी होगी, जब आप वहां पर सैंपल लेते हैं तो इलियक क्रिस्ट से लेते हैं, उसमें नीडल डालते हैं, घुमा के बाहर निकाल लेते हैं, तो ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप की, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं पूरा सैंपल, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप का ऐसे सैंपल ले लेते हैं और इसमें फिर क्या होता है, बायोप्सी इसकी की जाती है। तो ये हो गई बोन मैरो बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर प्रमोटिंग एरिथ्रोपोएसिस आर। कौन से फैक्टर एरिथ्रोपोएसिस को बढ़ावा देते हैं? पहली बात तो एरिथ्रोपोएसिस होता क्या है, एरिथ्रोपोएसिस क्या होता है, ठीक, नाम से ही पता चल रहा है। देखो कोई भी वर्ड हो, बायोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक, चाहे वो लैब किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, कोई वर्ड लिखा है पहले तो इसका मतलब समझिए क्या है, इरेथ्रोपोइसिस। क्या है? इरेथ्रोपोइसिस। हमने बताया कि आरबीसी का नाम क्या होता है, इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट। तो यहां से हो गया इरेथ्रो। अब पोइसिस का क्या मतलब है, पोइसिस का क्या मतलब है मेरे भाई, पोएसिस का मतलब है फॉर्मेशन, किसी भी चीज का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन। तो आरबीसी का प्रोडक्शन, फैक्टर प्रमोटिंग एरेथ्रोपोइसिस आर। आपको बताना है कि कौन से फैक्टर आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। चार ऑप्शन है, कोबालामिन, फोलिक एसिड, हाइपोक्सिया या ऑल ऑफ दीज। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से इनमें से कौन सा ऑप्शन या चारों या तीनों ऑप्शन सही हैं कि आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ए ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है कोबालामिन। क्या लिखा हुआ है? कोबालामिन। पहले तो आप बताइए किस विटामिन का केमिकल नेम लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है विटामिन बी12। किसका? विटामिन बी12 का। विटामिन बी12 का केमिकल नेम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है, आप लोग जानते हैं। और साइनोकोबालामिन जो होता है, कोबाल्ट होता है, वो क्या करता है? वो सेल मैचुरेशन के लिए, सेल मैचुरेशन मतलब सेल को डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सेल मैचुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सेल डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है भाई। अब दूसरा ऑप्शन आपके सामने क्या दे रहा है, यहां पर देखिए हाइपोक्सिया लिखा है। हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है ऑक्सीजन की कमी। क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। अब देखो मेरे भाई, जब हाइपोक्सिया हो जाएगा यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो बॉडी क्या करेंगे? ऑक्सीजन को O2 को ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन होता है? O2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर होगा। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो इरेथ्रोपोइसिस बढ़ जाएगी। अगर आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, तो बॉडी क्या करती है? आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाने लगती है। आरबीसी जो है ब्लड में ज्यादा आ जाती है, ताकि क्या हो? ज्यादा से ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक पहुंच जाए। तो एक तो ये हो गया कि हाइपोक्सिया, जैसे ही शरीर में क्या होता है? O2 की कमी होगी, तो इसके रिजल्टेंट में इरेथ्रोपोइसिस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक, प्रोसेस बढ़ जाएगा। फिर आता है फोलिक एसिड। बी ऑप्शन है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्या करता है, आप हमें बताइएगा कि फोलिक एसिड क्या करता है। देखो मेरे भाई, फोलिक एसिड क्या करता है, जो रेड सेल होती हैं आरबीसी, उनके डेवलपमेंट के लिए, आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, ठीक, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, ठीक है। पिछली वाली क्लास में हमने बताया था कि आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां जो है, जब आप लोग देखते होंगे कि फीमेल को ज्यादा प्रेफर कर दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं कि इनको आप लोग हफ्ते में 2 हफ्ते में लेते रहिए, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो की वजह से। आयरन और फोलिक एसिड इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर उनका ब्लड लॉस बहुत हो रहा है, और फोलिक एसिड क्या होता है? आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें आप समझ गए कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तीनों जो है ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज डायमीटर ऑफ आरबीसी? आरबीसी सेल का एवरेज डायमीटर क्या होता है? 7.2 माइक्रोमीटर, ठीक है, 7.2 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और आरबीसी को आप लोग जानते हैं, बार बार बता रहे हैं कि आरबीसी को क्या कहते हैं? इरेथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है, इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। और पूछा जाए कि इनका प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो आप जानते हैं बोन मैरो में बनती है। उसके बाद अगर इनका शेप पूछ लिया जाए कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो आप लोग बताएंगे कि बाई कॉनकेव होती हैं, ठीक, बाई कॉनकेव होती हैं और डिस्क शेप की होती हैं, ठीक, बाई कॉनकेव एंड डिस्क शेप, ठीक, तस्तरी नुमा, बाई कॉनकेव और डिस्क शेप होती हैं, ठीक। मैच्योर आरबीसी की बात करें तो मैच्योर आरबीसी के पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है,
मैच्योर आरबीसी के पास। इमैच्योर आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको ये चीज बता दी कि बात की जाए डायमीटर की, आप समझ गए। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। शेप की बात करें तो बाइकॉन्केव डिस्क शेप होती है। इमेच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, जब वो मेच्योर हो जाती है तो उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एबनॉर्मल वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसी इज नोन एज। अगर आरबीसी का जो साइज है वो क्या उसका चेंज हो जाए, अभी हमने आपको बताया, तो सब उसका साइज चेंज हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, एबनॉर्मल वेरिएशन इन साइज। ठीक, ऑप्शन है आपके पास माइक्रोसाइटोसिस, मैक्रोसाइटोसिस या एनाइसोसाइटोसिस या पोक्लियोसाइटोसिस, क्या कहेंगे। माइक्रोसाइटोसिस, पहले ए ऑप्शन देखते हैं कि माइक्रोसाइटोसिस क्या होता है। माइक्रोसाइटोसिस क्या होता है, आपने माइक्रोबायोलॉजी वर्ड सुना है, ठीक है। माइक्रो क्या होता है, सूक्ष्म, ठीक, सूक्ष्म छोटा, तो माइक्रोसाइटोसिस, ठीक, यानी कि जो सेल्स हो वो छोटी हो जाए, स्मॉल, माइक्रोसाइटोसिस। मैक्रोसाइटोसिस क्या होगा, मैक्रोसाइटोसिस होता है कि सेल्स जब बड़ी हो जाए, ठीक, लार्ज हो जाए, ठीक, बड़ी हो जाए, ये हो गया। एनाइसोसाइटोसिस क्या होता है आपको बताना है भाई मेरे। एनाइसोसाइटोसिस होता है जब साइज जो है, सेल्स का साइज अनइक्वल हो जाए। कैसा, सेल्स का साइज अनइक्वल हो जाए, मतलब कोई छोटी, कोई मोटी, कोई गोल, ऐसी हो जाए तो उसको बोलते हैं एनाइसोसाइटोसिस। ठीक, ये उसका साइज अनइक्वल हो जाए तो इस कंडीशन को एनाइसोसाइटोसिस बोलते हैं। अब एक और आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा है पोक्लियोसाइटोसिस। पोक्लियोसाइटोसिस क्या होता है, पोक्लियोसाइटोसिस वो होती है जिसमें सेल का शेप बदल जाए, सेल का शेप गड़बड़ हो जाए, चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, इसमें वेरिएशन आ जाए। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोक्लियोसाइटोसिस। ठीक है, आरबीसी के सेल में चेंज हो जाए यानी शेप चेंज हो जाए उसको बोलते हैं पोक्लियोसाइटोसिस। अगर आरबीसी के साइज अनइक्वल हो जाए उसको बोलते हैं एनाइसोसाइटोसिस। अगर आरबीसी छोटी हो जाए, अपनी जो उनकी एक्चुअल साइज है उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटोसिस। अगर वो बड़ी हो जाए उसको बोला जाता है मैक्रोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, मतलब फंक्शन यानी होता है कार्य, आरबीसी का कार्य क्या होता है आपको बताना है। एसिड बेस बैलेंस, ठीक है भाई बात, मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, तीसरा होता है आयन बैलेंस करना, या फोर ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी हमारे ये तीनों काम करती है, एसिड बेस बैलेंस भी करती है, आयन बैलेंस करती है और मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की विस्कोसिटी भी मेंटेन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबीसी फंक्शनिंग। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, देखो जो हम ये बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये क्या है, ये सब हम एनर्जी की वजह से कर पा रहे हैं। और ये एनर्जी कहां से हमें मिलती है, आप लोग छोटी क्लास से पढ़ते चल रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है, उसी से क्या होता है, हमें ग्लाइकोलिसिस से एटीपी बनता है और उसी से हमें एनर्जी मिलती है। अब देखिए दो प्रकार का होता है, एक तो जैसे हम लोग हैं तो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऐसा रिस्पायरेशन होता है। एक दो प्रकार का रिस्पायरेशन भी होता है हमारे अंदर, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत हो। एनारोबिक रिस्पायरेशन ऐसा रिस्पायरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ना हो। हमारी बॉडी दोनों तरीके का रिस्पायरेशन करती है, आप लोग जानते होंगे। अभी देखिए, जब क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन तो हम बराबर सांस ले रहे हैं, हो रहा है। कभी कभी सेल्स के अंदर भगवान ने व्यवस्था बना रखी है कि अगर मान लीजिए आपकी सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो एनारोबिक रिस्पायरेशन करवा देते हैं। कैसे, जैसे कि आप मान लीजिए बहुत तेजी से साइकिल चला रहे हो, ठीक, आपकी जो थाई मसल्स हैं वो थक जाती हैं, ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं, कैसे 5-6 जीना चढ़ के ऊपर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि अब पैर दर्द होने लगे। और बेस्ट एग्जांपल देखिए, जब आप डंबल मार रहे होते हैं, ठीक है, बाइसेप्स अपनी फुला रहे होते हैं, तो देखिए, ये देखिए इतनी तेजी से आपने क्या किया, काम किया, और सांस कितनी तेजी से ले सकते, ये देखिए कितनी तेजी से काम किया। तो अब डिमांड ज्यादा है, यहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारी सेल्स एनारोबिक रिस्पायरेशन करने लगेंगी। एनारोबिक जब रिस्पायरेशन करने लगेंगी तब क्या होता है, आप लोग जब कहते हैं कि अरे यार आज बहुत काम कर दिया या बहुत ज्यादा वजन उठा लिया तो हाथ नहीं उठ पा रहे हैं। जब पहली पहली बार आप जिम जाते हैं तो उसके बाद में 2 दिन बाद उठ नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी सारी मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो सकता है और वही लैक्टिक एसिड जो है थकान का कारण बनता है। रिस्पायरेशन हमने बता दिए दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक।
उतनी देर से हम ये चीज आपको बता रहे हैं कि जो आरबीसी हमारी होती है वो दो, मतलब इमेच्योर और मैच्योर, ठीक, इमेच्योर और मैच्योर कैसी होती है, इमेच्योर होती है, उसके बाद में क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, ठीक है, मैच्योर हो जाती है। इमेच्योर आरबीसी कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, सॉरी, इमेच्योर आरबीसी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, और जो हमारी मैच्योर आरबीसी हो जाती है वो कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। अब आप लोग हमें बताइए, ठीक, जब मैच्योर होती है आरबीसी तो उसके अंदर से जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं सब निकल जाते हैं, न्यूक्लियस भी निकल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी निकल जाता है, सब कुछ निकल जाता है। तो मैच्योर हो जाने पर कैसा उसमें रिस्पिरेशन होगा, मैच्योर हो जाने पर उसके अंदर ना तो न्यूक्लियस है ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो कैसा रिस्पिरेशन होगा, उसके अंदर होगा एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब अगर मैच्योर नहीं है, न्यूक्लिएटेड है उसके अंदर, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया भी है, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस भी है, तो कैसा रिस्पिरेशन होगा, एनारोबिक, सॉरी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी, ठीक, एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी, और उससे क्या होगा, एनर्जी मिलेगी उसको। तो बी ऑप्शन आपके पास क्या है, ए बी दोनों, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। समझ पाए आप की नहीं बात को, ठीक है, बहुत इसको हमने डिटेल में बता दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मींस कार्परकुलस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एमसीएचसी जो है 35 ग्राम पर डीएल से ज्यादा किस में देखा जाएगा। चार आपके सामने कंडीशन दी गई है, मैक्रोसिटिक एनीमिया की, नार्मेकोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया की, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस की, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की। इनमें से किसकी जो है, किस कंडीशन में एमसीएचसी जो है 35 ग्राम पर डीएल से ज्यादा हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं जो सी ऑप्शन है, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस में क्या होता है, एमसीएचसी जो है 35 ग्राम पर डीएल से ज्यादा देखा जाता है। अब ये हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस होती क्या है, हम उतनी देर से पीछे जितनी देर से इतने क्वेश्चन करा रहे हैं एक ही बात बताते चले आ रहे हैं कि आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव एंड डिस्क शेप का होता है, ठीक है, डिस्क शेप का होता है। लेकिन जब यही आरबीसी का शेप स्पेयर हो जाए, ठीक, स्पेयर टाइप की जब आरबीसी हो जाए, स्पेयर टाइप की आरबीसी हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, इसी को बोलते हैं हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस बोलता है। और ये देखिए हेरिडिटी का मतलब क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ऐसी कंडीशन ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में भी देखी जाती है। ऑप्शन के हिसाब से हमने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट लीड्स टू एबनॉर्मल बिगर रेड सेल, किस जो है न्यूट्रिएंट की कमी से लीड्स टू एबनॉर्मल बिगर रेड सेल। आपको बताना है किस पोषक तत्व की कमी से असमान रूप से बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, आयरन से, विटामिन बी एंड फोलिक एसिड से, कि दोनों से या किसी में नहीं, इनमें से आपको बताना है। देखिए काम क्या होता है विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड का, फंक्शन क्या होता है, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड का फंक्शन पहले तो समझ लेते हैं। इसका फंक्शन होता है, कार्य क्या होता है इसका, मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब क्या है भाई, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी करना, ठीक, आरबीसी को मैच्योर करना और उसका डेवलपमेंट कराना विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड का काम होता है। अगर इसकी कमी हो जाए, क्या हो जाए, अगर इसकी कमी हो जाए, ठीक है, इनकी अगर कमी हो जाती है तो एक कंडीशन आ जाती है जिसको बोलते हैं, जिसको बोला जाता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया। और मेगाब्लास्टिक एनीमिया नाम से ही पता चल रहा है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, एनीमिया का मतलब है खून की कमी, क्या मेरे भाई बोलो, एनीमिया का मतलब क्या है, खून की कमी। मेगाब्लास्टिक का मतलब है कि जिनके सेल का साइज बढ़ जाए, ठीक, बड़ी हो जाए, तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया। अब देखो क्वेश्चन ही क्या था, डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट लीड्स टू एबनॉर्मल बिगर रेड सेल, मतलब सेल बड़ी हो जाए। तो हमने आपको बता दिया विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की वजह से क्या होता है, इनका फंक्शन होता है मैचुरेशन करना, आरबीसी का डेवलपमेंट करना। अगर इनकी कमी हो जाती है तो मेगाब्लास्टिक कंडीशन आ जाती है। मेगाब्लास्टिक एनीमिया का मतलब है कि सेल्स क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, बड़ी साइज की हो जाएंगी। उसके साथ साथ एनीमिया का मतलब क्या है कि आरबीसी का सेल्स जो है, आरबीसी का काउंट डाउन हो जाएगा। अब हमें आप लोग कमेंट करके बताइए कि नॉर्मल वैल्यू आरबीसी काउंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ ब्लड एंड आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इन द टोटल इरेथ्रोसाइट काउंट बाय द हिमेटोसाइटोमेट्री। जब हम लोग आरबीसी काउंट करते हैं तो जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है, तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या प्रयोग करते हैं भाई, डाइल्यूशन फैक्टर प्रयोग करते हैं 1:200।
ऑप्शन देख लीजिए, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इन लैबोरेटरी इज, प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला सबसे कॉमन आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन सा है? ए ऑप्शन है हेम्स फ्लूइड, बी ऑप्शन है गोवर्स सॉल्यूशन, तीसरा है टॉयसन्स फ्लूइड, चौथा है ऑल ऑफ दीज तीनों। तो देखो मैं आपको बता दूं, हेम्स फ्लूइड कॉमनली यूज होता है, हर लैब में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। गोवर्स सॉल्यूशन का भी प्रयोग करते हैं आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के लिए, और टाइसन्स फ्लूइड का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, अगर आप आरबीसी को डाइल्यूट कर रहे हैं तो वो जो डाइल्यूशन प्रयोग कर रहे हैं, डाइल्यूटिंग फ्लूइड प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका गुण कैसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी उसकी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, आरबीसी डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं, काउंट करेंगे। ठीक है, आरबीसी को काउंट करने के लिए उसको डाइल्यूट कर रहे हैं हेमेटोसाइटोमेट्री में। अगर आप जो है इसको डाइल्यूशन उसमें सोल्यूशन मिला रहे हैं और पता चले आरबीसी क्या हो जाए, हिमोलिसिस करवा दे, वो आरबीसी टूटने लगे तो सेल काउंट गड़बड़ हो जाएगा। रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाए, एक के ऊपर एक आरबीसी चिपक जाए, तब भी क्या हो जाएगा, सेल काउंट गड़बड़ हो जाएगा। क्लॉटिंग हो जाए अगर, ठीक है, क्लॉटिंग अगर हो जाएगी तो भी क्या हो जाएगा, सेल काउंट नहीं कर पाएंगे। तो अब आप यहां से समझ जाइए कि एक जो है प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए डाइल्यूटिंग फ्लूइड की, तो प्रिवेंट हिमोलिसिस, जो हिमोलिसिस को रोके, क्लॉटिंग को रोके और रोलेक्स फॉर्मेशन को रोके। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फॉर्मल सिट्रेट सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ, जो फॉर्मल सिट्रेट सोल्यूशन है इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है। जो फॉर्मल सिट्रेट सॉल्यूशन है इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ, किसके काउंटिंग के लिए, आरबीसी के लिए करते हैं, डब्ल्यूबीसी के लिए करते हैं, प्लेटलेट्स के लिए करते हैं, या इओसिनोफिल के लिए करते हैं, आप बताइएगा। तो इसका प्रयोग करते हैं आरबीसी के लिए। और जो फॉर्मल सिट्रेट सॉल्यूशन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, किसको, ये क्लॉटिंग को रोकता है, किसको रोकता है, ये क्लॉटिंग को रोकता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, भाई मेरे ये किसको रोकता है, क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक है, अगर आपको ये स्पीड तेज लग रही हो तो वो भी बता दीजिए। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था कि थोड़ा तेज कराइए, जल्दी कराइए, या फिर आप और ज्यादा क्वेश्चन कराइए। भाई मेरे बात मानिए, आपको थोड़ा दिन आप 1-2 क्लासेस आप हमसे करिए, 2 हो चुकी हैं, तीसरी आप कर रहे हैं, 1-2 और करिए, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम आपके लिए मैराथन लेके आएंगे। जैसे ये हिमेटोलॉजी आपका खत्म हो रहा है, हिमेटोलॉजी की कंप्लीट मैराथन, चाहे वो 4 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, 6 घंटे की हो, जिसमें सारा हिमायत खत्म करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक क्लास में। फिर उसके बाद हम लोग ब्लड बैंक पे चलेंगे, साइटोलॉजी पे चलेंगे, और क्वेश्चन आपके डेली होते रहेंगे। तो घबराइए नहीं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इतनी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम आपका ये चीज कंप्लीट करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज ए मार्किंग ऑन द आरबीसी पिपेट। ठीक है, आरबीसी पिपेट पे मार्किंग होती है, आपको बताना है। आरबीसी पिपेट आप लोग देखे होंगे, इसमें रेड कलर का दाना होता है, ठीक है, और इस पे मार्किंग होती है 0.5 होती है। फिर उसके बाद में कितनी मार्किंग होती है, फिर उसके बाद में उस पर मार्किंग होती है 101 की, कितनी होती है, 101 तक की होती है। और डाइल्यूशन आपको बता चुके हैं आरबीसी काउंट के लिए 1:200 का करते हैं। लिखना चाहे तो आप देख लीजिए डायग्राम, आप लोग जब ये देख रहे हो तो आरबीसी पिपेट आप लोग खोल के एक बार देख लीजिएगा कि 0.5 तक ब्लड लेते हैं, उसके बाद 101 तक क्या करते हैं, डाइल्यूशन फ्लूइड लेते हैं, और जो डाइल्यूशन फैक्टर होता है 1:200 का करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। विच फिंगर इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्रिकिंग, एचबी एस्टिमेशन हो गया, किस फिंगर का प्रयोग करते हैं, कौन सी फिंगर आपके सामने दिया है, तो भैया जिसमें क्या है, अंगूठी पहनी जाती है। ठीक है, लेफ्ट रिंग फिंगर का प्रयोग करते हैं, लेफ्ट रिंग फिंगर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काउंटिंग चैम्बर कैन बी यूज फॉर काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल। ठीक है, ब्लड सेल काउंट करने के लिए कौन सा चैम्बर यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, आपको बताना है। न्यूबार चैम्बर का प्रयोग करते हैं, ब्रूकर्स चैम्बर का प्रयोग करते हैं, इंप्रूव्ड न्यूबार चैम्बर का प्रयोग करते हैं, या ऑल ऑफ दीज करते हैं। आप लोगों को बता दें न्यूबार चैम्बर को इंप्रूव करके ही ये बनाया गया है, तो इसको बोलते हैं इंप्रूव्ड न्यूबार चैम्बर। ठीक है, और ब्रूकर्स चैम्बर, तो इन तीनों का भी प्रयोग करते हैं सेल काउंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। ड्यूरिंग द काउंटिंग इफ द फ्लूइड ओवरफ्लो इनटू द गटर ऑफ काउंटिंग चैम्बर देन इट्स कॉल्ड। ये बात की जा रही है तब की जब आप क्या करते हैं, सेल काउंट करते हैं न्यूबार चैम्बर के द्वारा। और न्यूबार चैम्बर के द्वारा जब सेल काउंट करते हैं तो क्या होता है, पहले न्यूबार चैम्बर को चार्ज करना होता है। अब ये कौन सी बला होती है, न्यूबार चैम्बर चार्ज क्या होता है, न्यूबार चैम्बर चार्ज ये होता है कि जब आप सेल का जो है डाइल्यूशन बनाते हैं सेल काउंट करने के लिए, उसके बाद में न्यूबार चैम्बर में उसी फ्लूइड को डालते हैं, थोड़ा सा आप किनारे साइड पे रखते हैं और कंप्लीटली कवर कर लेता है, फिर उसके बाद आप कवर स्लिप लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, कंप्लीटली जब वो कवर हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आइडियली चार्ज। क्या बोलते हैं उसको, आइडियली चार्ज बोला जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं आइडियली चार्ज। उसके बाद में क्या कहते हैं, आपने क्या है, नए नए थे, आपने ज्यादा डाल दिया, ठीक है, ज्यादा डाल दिया, ओवरफ्लो कर दिया। और ओवरफ्लो जब हो जाता है, आप जानते हैं जैसे ये न्यूबार चैम्बर है, ये न्यूबार चैम्बर है, ठीक है, ये न्यूबार चैम्बर है,
और ऐसे क्या होता है। अब जो है कह रहे हैं कि आपने इतना ज्यादा डाल दिया कि ये जो गटर है इसको बोलते हैं, ये जो गटर है ओवरफ्लो इनटू द गटर ऑफ काउंटिंग चैम्बर, इसमें फ्लूइड पहुंच जाए तब इसको क्या कहते हैं, इसको तब क्या कहते हैं, तब कैसा हो गया, ओवरचार्ज हो गया आपका, क्या हो गया, ओवरचार्ज हो गया। फिर ये तो ओवरचार्ज की बात हो गई। अंडर चार्ज क्या होता है, जब आपने क्या किया डर की वजह से कि कहीं ऐसा ज्यादा हो गया डांट दिया जाएगा तो आपने क्या किया बहुत कम रख दिया, तब उसको बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं अंडर चार्ज। क्या बोला जाता है, तब उसको बोला जाता है अंडर चार्ज। आप समझ गए, आइडली चार्ज, ओवर चार्ज और अंडर चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड सेल डायमीटर इज नोन एज। ठीक है, तो प्राइस जोन कर्व जो होता है, प्राइस जोन कर्व होता है, इसमें क्या करते हैं, ये ग्राफ होता है इस तरीके सा, और इस ग्राफ में ऐसे देखा जाता है, ये ग्राफ जो होता है वो दर्शाता है रेड सेल के डिस्ट्रीब्यूशन को, डायमीटर को। ठीक है, कोई इतना इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब है जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे जो है आप लोग ग्राफ बनते थे, और आप लोग ये तो जानते होंगे कि ग्राफ निकाला जाता है, आरडीडब्ल्यू हो गया, ये सब ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कि ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड सेल डायमीटर इज नोन एज, किस ग्राफ के द्वारा, तो वो होता है प्राइस जोन कर्व। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इरेथ्रोपोइटिन सिक्रीशन इंक्रीज इन ऑल फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। आपको बताना है कि किन कंडीशनों में इरेथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन जो है बढ़ जाएगा, किसको छोड़कर। इनमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें से 3 ऑप्शन में बढ़ जाएगा और 1 ऑप्शन में नहीं बढ़ेगा, और जिसमें नहीं बढ़ेगा वही आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड जो भी गया होगा, ठीक है, जो भी गया होगा, माता दी जो भी गया होगा, वैष्णो देवी गया होगा, पहाड़ पे गया होगा, तब क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन का क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तब ऑक्सीजन की अगर मात्रा कम हो गई तो हमने बताया कि बॉडी में क्या है, शरीर हमारा क्या करेगा, उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। और ये आरबीसी का प्रोडक्शन कौन बढ़ाएगा, इरेथ्रोपोइटिन बढ़ाएगा, इरेथ्रोपोइटिन बढ़ाएगा। और इरेथ्रोपोइटिन कहां बन रहा था, ये भैया हमारी किडनी से रिलीज होता है। ठीक है, आरबीसी का प्रोडक्शन इस कंडीशन में भी बढ़ गया। दूसरी कंडीशन कह रही है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया होता है, एनीमिया क्या होता है, खून की कमी। खून की कमी का मतलब आरबीसी कम है। ठीक, आरबीसी काउंट अगर डाउन है तो क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक, ऑक्सीजन की कमी, शरीर क्या करेगा, हमारी सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या करेगा, कहेगा भैया और आरबीसी बने। आरबीसी और कहां से बनेगी, फिर से वही कंडीशन, इरेथ्रोपोइटिन क्या हो जाएगा, इरेथ्रोपोइटिन इंक्रीज हो जाएगा, इरेथ्रोपोइटिन का जो है सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, ये भी कंडीशन फुलफिल होती है। फिर उसके बाद कंडीशन आती है क्रोनिक किडनी डिजीज, फिर आती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज। ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज। ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज क्या होता है, देखो अब एक चीज यहां से देखो, लंग्स में क्या होता है, लंग्स का काम क्या है, हमारे लंग्स का काम क्या है, आप लोग हमें बताइएगा कि हमारे लंग्स करते क्या है। हमारे लंग्स भाई मेरे करते हैं, क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। गैसियस एक्सचेंज का मतलब O2 और CO2 को क्या करते हैं, O2 और CO2 का क्या कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं। अब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, लंग्स से रिलेटेड अगर डिजीज हो जाएगी, O2 और CO2 का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। और जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस कंडीशन को क्या बोल दिया, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जैसे ही आपने बोला तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी ऑक्सीजन की कमी हुई तो तुरंत क्या करेगी, इरेथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन बढ़ा देगी कि भैया शरीर की सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो आरबीसी का प्रोडक्शन यानी आरबीसी हमारी सेल्स में और भेज दी जाए, तब क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी क्या होगा कि इरेथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। तो फिर कौन सा ऑप्शन बचता है आपके सामने, फिर बचता है सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज में इरेथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 3 ऑप्शन आप करेक्ट कर चुके हैं एकदम सही तरीके से। चौथा आप क्या करेंगे, इसको टिक मार देंगे और चले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आपको सब चीज आ रही है। जब कभी आपका क्वेश्चन नहीं निकले तो आप क्वेश्चन में से जो आपके एमसीक्यू दिए हो उनमें से कोई दो, ठीक है, कोई दो एलिमिनेट कर दीजिए उनके बारे में समझ के, फिर आपके 2 बचते हैं, उसमें से भी आप दिमाग लगाइए कि कौन सा सही हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ये एलिमिनेशन मेथड होता है, बहुत अच्छा मेथड होता है अगर आपको कुछ चीजें आती हैं। ठीक है, अब चारों ऑप्शन जैसे आपके सामने हैं, अब 4 में से आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, बचते 2 ऑप्शन हैं। अब 2 ऑप्शन में आप भी फिर और रिफाइन कीजिए तो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ नॉट प्रेफर्ड साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इन एन एडल्ट। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा।
ठीक है, और अभी आपको बताते हैं कि मेरा भी क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक, देखो, विच वन इज नॉट प्रेफर्ड साइट। खेल क्या होता है, सब टाइमिंग का होता है कि आप एग्जाम में, आपका एग्जाम रहेगा, आप उस टाइम पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, प्रेशर होता है, उस टाइम पर आप कैसे उस चीज को डील करते हैं, क्या करते हैं, वही डिफाइन करता है। एग्जाम के आने के बाद में या फिर एग्जाम से पहले आपको सब चीजें आ रही होती, याद नहीं आता, समझ में नहीं आता, प्रेशर में क्वेश्चन गलत हो जाता है, यही होता है। और इस प्रेशर को हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और चीजों को बहुत समझ के चलिए। ठीक, समय आपके पास कम है, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में क्या होगा, एक लैब आपकी खत्म हो जाएगी, 5-6 का पढ़ना है आपको, और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सिर्फ एक दिन का गेम है। अगर अभी आपके पास समय है कि आप पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, 3 लेक्चर हमने लिए हुए, तीनों में हमने एनाटॉमी खत्म कर दी है, आप उसमें चले जाइए, प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे आ रहा होगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, यहां से आप अपनी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है विच इज नॉट प्रेफर्ड साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इन एडल्ट। किस साइट का बोन मैरो जो एस्पिरेशन होता है, कहां से करते हैं बोन मैरो का एस्पिरेशन एडल्ट में, किस साइट को नहीं लेते हैं, किस साइट का प्रयोग नहीं करते हैं। ए ऑप्शन है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, या इलियक क्रिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलियक क्रिस्ट, ठीक है, या फिर एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रिस्ट बोला जाता है। ठीक, फिर क्या है स्टर्नम, फिर क्या है टिबियल, फिर क्या है ट्यूबियल ट्यूबरोसिटी, टिबियल ट्यूबरोसिटी। अब आप इन 4 ऑप्शन में से बताइएगा किस ऑप्शन में, कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो एडल्ट के लिए बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए प्रेफर्ड साइट नहीं है, जिसको हम लोग नहीं चूज करते हैं। तो देखो, हम आपको बता दें कि जो टिबियल ट्यूबरसिटी है, जो टिबियल ट्यूबरसिटी है, वो उसका प्रयोग, ये जो साइट होती है, इस साइट का प्रयोग करते हैं बच्चों के लिए। किसके लिए, इस साइट का प्रयोग किया जाता है चिल्ड्रन के लिए। ये प्रेफर्ड साइट है किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। ये वाली जो साइट है, ये बच्चों के लिए प्रेफर्ड साइट है। स्टर्नम का प्रयोग भी नहीं जल्दी करते हैं, मतलब किया जाता है, जल्दी नहीं करते हैं। मान लीजिए पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रिस्ट स्पाइन से ले रहे हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रिस्ट से ले रहे हैं, ठीक, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रिस्ट से ले रहे हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जो बोन मैरो एस्पिरेशन होता है यहां से करते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रिस्ट से कर रहे हैं। मान लीजिए यहां पर स्वेलिंग आ गई, इंजरी आ गई, नहीं कर पा रहे हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रिस्ट से भी नहीं कर पा रहे हैं, ले ही नहीं पा रहे हैं, बोन मैरो सैंपल ही नहीं आ पा रहा है, तब स्टर्नम से करते हैं। और स्टर्नम क्या है, ये टाई जैसी बोन जैसी जो है, ये टाई जहां पर आप लगाते हैं, ये बोन, इसी को बोलते हैं स्टर्नम। यहां से लेना जो है बहुत ही, जो एक्सपर्ट होता है वही लेता है, और जब मतलब इन जगह से सैंपल नहीं आ पाता है तभी स्टर्नम का प्रयोग करते हैं यहां से सैंपल लेने के लिए। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रिस्ट हो गया, इंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रिस्ट हो गया, और स्टर्नम, ये जो तीनों साइट होती हैं ये फेवरेबल, ये दोनों साइट, ये वाली पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रिस्ट फेवरेबल साइट है, इसको भी नहीं इतनी जल्दी प्रेफर करते हैं और स्टर्नम को भी प्रेफर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों में जो है टिबियल ट्यूबरसिटी का प्रयोग करते हैं, और ये हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज। ब्लड के प्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, रक्त उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं, इरेथ्रोपोइटिन कहते हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं कहते। इरेथ्रोपोइटिन कहते हैं, इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं, हीमोपोइसिस। अब देखिए, वर्ड जो पोइसिस है, वर्ड जो पोइसिस है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, बनना। अब देखो, ये जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो देखते ही जैसे हमको चीजें आ रही हैं, आपको चीजें आ रही हैं, आप क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज इरेथ्रोपोइसिस। देखा पहला, पोइसिस फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी लगा दिया, हो गया, डन। ठीक है, जब आप मैच करेंगे, बैठेंगे, तो कहेंगे ऑप्शन तो बी दे रहा है, तो कहेंगे अरे भाई गलत ऑप्शन दे दिया ये तो। अब देखो, समझो, ध्यान से समझना, इरेथ्रोपोइसिस क्या है, इरेथ्रोपोइसिस क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इरेथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है, और हमने बताया है कि इरेथ्रोसाइट आरबीसी। अब देखो हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस, हीम का मतलब क्या था, ब्लड, रक्त, हीमोपोइसिस, तो ये क्या होता है, हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। तो हीम, हीमोपोइसिस मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इसका क्या मतलब हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, ना कि ये ऑप्शन। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसका। अब देखो भाई, मेरे नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मीजोब्लास्टिक स्टेज 0 to 2 months
ब्लड इज फॉर्म्ड इन। पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि ब्लड फॉर्मेशन कहां होता है, बर्थ से लेकर, बर्थ से पहले और लास्ट टिल डेथ तक हमने बता दिया था, मृत्यु तक की ब्लड का फॉर्मेशन कहां पे होता है। और यही यहां पर पूछ रहा है कि 0 से 2 मंथ वाले जो है कि उसमें कहां पर ब्लड का फॉर्मेशन होगा, तो आपको बताना है। अब मान लीजिए यहां पर आपको 0 to 2 मंथ दे दिया, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज आपको समझा दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज बता दी थी कि इंट्रायूट्राइन जब लाइफ होती है यानी 0 से 2 मंथ्स हो गया, यॉर्क सेक में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ब्लड सेल्स का। फिर उसके बाद 3 to 5 मंथ, 3 से 5 महीने में लीवर एंड स्प्लीन में, उसके बाद में 5 मंथ के बाद में टिल डेथ तक, मृत्यु तक, टिल डेथ तक कहां पर होता है, आरबीसी में, रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। ये पहले ही क्वेश्चन में ये चीज हमने आपको बताई थी। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सेम वही चीज आपको यहां से पूछ दी गई, एक वर्ड आ गया मीजोब्लास्टिक स्टेज, ठीक है। मीजोब्लास्टिक स्टेज ये आ गई, तब आप समझ लीजिए आप उससे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर ने आपके सामने क्या दे दिया, 0 to 2 मंथ यानी इंट्रा यूट्राइन लाइफ, IUL, ठीक है। क्या हुआ, IUL। कहां पर फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है यॉर्क सैक में। कहां होता है, यॉर्क सैक में, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा, हाँ अब देखिए ये क्वेश्चन था जो हमने पहली क्लास में करवाया था कि इन साइली मेथड ऑफ एचबी एस्टिमेशन मेनिकस इज यूज फॉर रीडिंग एचबी वैल्यू इन साइली ट्यूब। हम लोग जो साइली मेथड से एचबी एस्टिमेशन करते हैं उसमें किस मेनिकस का, अभी बताते हैं कि जो मेनिकस उसको बोलते हैं जो रीडिंग्स होती है, पैरामीटर्स दिए होते हैं, किस मेनिकस का प्रयोग करते हैं एचबी वैल्यू देने के लिए, लोअर का, अपर का, मिडिल का, इनका, ठीक है। तो साइली मेथड की बात करें हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की, तो ये आपको पता होगा कि एचबी जो है N/10 HCl के साथ में मिलता है, रिएक्शन करता है तो एसिड हिमेटिन बनता है। क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास एचबी ट्यूब होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि अप टू 2 मार्क तक क्या करते हैं, N/10 HCl भर लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, 20 माइक्रोलीटर जो है ब्लड लेते हैं और एचबी पिपेट के द्वारा इसमें डिलीवर कर देते हैं एचबी ट्यूब में। उसके बाद स्ट्रेटर के द्वारा 10 मिनट तक इसको क्या करते हैं, ये स्ट्रेटर हो गया, इसके द्वारा 10 मिनट तक क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। फिर उसके बाद में डिस्टिल वाटर से ड्रॉप बाय ड्रॉप कलर मैच करते हैं। जब कलर मैच हो जाता है तो टेक द रीडिंग एट अपर मेनिकस। क्या होता है, रीडिंग जो होती है, जैसे ये यहां पर रीडिंग दिख रही है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है। तो ये रीडिंग अपर मेनिकस वाली लेते हैं, ना कि हम जो है लोअर मेनिकस लेते हैं। ये क्वेश्चन वहां पर गड़बड़ हो गया, ठीक है, जल्दबाजी में अपर मेनिकस का प्रयोग करते हैं। वहां पर हमने आपको बताया था, ये जैसे आपके पास एचबी ट्यूब है और मान लीजिए ऐसे आपके पास आ गया, ठीक, कंपार्टमेंट में ऐसे आपके पास ब्लड आ गया, आपने डाइल्यूशन करके यहां तक आ गई। लोअर रीडिंग आपकी कहती है 8 ग्राम पर डीएल, अपर रीडिंग कहती है 10 ग्राम पर डीएल। तो आप क्या करेंगे, 10 ग्राम पर डीएल अपर वाली रीडिंग का प्रयोग करेंगे, अपर मेनिकस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको चीजें आ रही होती हैं, फिर भी आपसे अगर गलत हो जाता है तो ये क्या होता है, जल्दबाजी में या फिर प्रेशर में चीजों का हो जाता है, ठीक है। और बात की जाए तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर कोई चीज गलत हो जाती है तो उसका आप सुधार कीजिएगा, ठीक है, उसको आप सुधार कीजिएगा। ये चीजें हो जाती हैं कभी कभी, ऐसा तो है नहीं कि हमसे गलतियां नहीं हो सकती, हम इंसान ही हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ये थी क्लास आज की। यहां तक आपको कैसा लगा इस क्लास का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई ओपिनियन है वो भी आप बता सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि क्लासेस आपकी डेली होंगी शाम को 9 बजे। ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल मनीष भाई पटेल जो है टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगी। देखिए क्या है कि क्लासेस हमारी दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी चलती हैं, उसके साथ साथ बैच भी है, वहां भी 2-3 क्लासेस चलती हैं, वही चीज हमको याद आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात के बज चुके हैं 1:42, ठीक है, और अभी ये आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसके बावजूद हमारी साइंस और बायोलॉजी की भी क्लासेस चलती हैं, 4 चैनल हैं, पेज है इंस्टाग्राम पे, उनको भी मैनेज करना रहता है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बावजूद भी अगर हम आपके लिए समय निकाल के इस नए चैनल पर, ये जो नया चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है, इस पे हम लोग बस कंटेंट आपको हम इस वजह से दे रहे हैं कि आपका हेल्प हो जाए, क्योंकि हमने देखा है कि 4-4 हजार तक का बैच आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी हैं, ठीक है, 4,000 तक का बैच आपको मिल रहा है, ठीक है। डीएमएलटी जो आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, उसकी फीस है 1-1 साल की जो है। डिप्लोमा में जो बच्चे कर रहे हैं सरकारी से, प्राइवेट से, हम देख रहे हैं कि डिप्लोमा कौन करता है, वही बच्चा करता है जो गरीब परिवार का है, ठीक है।
गरीब के कहने का मतलब ये है कि जिसके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, नहीं तो आईआईटी करे, नीट करे, वो सब जाए कोचिंग करे, नहीं कर पाता है। तो वो अगर कर रहा है, उसके बाद उसकी फीस ही है 1 साल की 5,000 रुपए आप ले रहे हैं, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अफोर्डेबल नहीं है उसके लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर उसी चीज को ध्यान में रखते, बहुत सारे लोगों का कमेंट मैसेज आया, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस करवाई जा रही हैं। अगर आपको यहाँ से हेल्प मिल रही है, मदद मिल रही है, तो आप बस इस चीजों को पॉजिटिविटी के साथ में शेयर कीजिएगा। और ठीक है, तो यही सब सारी चीजें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।